पुराने जमाने की बात है। एक ताजिर तजारत की गर्ज से बगदाद पहुंचा। पिछले वक्तों में तजारत का ये कानून था कि ताजिर जिस मुल्क में तजारत करने जाता सबसे पहले वहाँ के बादशाह से मुलाकात करता, अपना सारा सामान तजारत दिखाता और उसकी खूबियों और फरादियत से आगाह करता था। चुनाचा उस ताजिर को भी बगदाद पहुँचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। ताजिर ने बादशाह के हुजूर तहफ पेश किए, फिर माल तजारत निकाला और एक एक चीज की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हुजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से खरीदी है, ये कलीन है जो मैंने ईरान से खरीदा है, और ये खालिस रेशम के तार से बना है। ये कलम मुलाहिजा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों में खरीदा है। ताजिर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीजें बहुत उम्दा नायाब हैं जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से खरीदी हैं, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने हिंदुस्तान में हमारे शान कोई चीज नजर आई? ताजिर ने बादशाह को मुतासर करने के लिए कहा, यूं तो बादशाह सलामत, आपके शान बहुत चीजें थी, लेकिन जो चीज मुझे पसंद आई उसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अरसा वहाँ कयाम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था। बादशाह ने पूछा, अच्छा वो क्या चीज थी? ताजिर बोला, जनाब वो एक मोती है और उसकी खास बात यह है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है, इसको कोई चुरा भी नहीं सकता, और उस मोती से बहुत सारे जेवर भी बनाकर पहने जा सकते हैं। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। उसने फौरन अपने एक खास वजीर को मां सामान और सवारी उस हदायत के साथ रुखसत किया कि अब वो मोती लेकर ही लौटे। वजीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। जंगलों, समंदरों, पहाड़ों और सिराओं अर्ज ये के हर जगह की खाक छान मारी, वादी वादी घूमा, हर शख्स से उस नादर और नायाब मोती का पूछा, मगर सब ने यही कहा कि कोई मोती नहीं है जो चोरी ना हो सके और इससे बहुत सारे जेवर बन जाएं। लोग इसकी बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर पागल हो गया है। यूं ही महीनों बीत गए, नाउमीदी के साए गहरे होने लगे, लेकिन बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ इसको चैन से नहीं लेने दे रहा था। वजीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन ये ना मिला, तो उसने वापसी का इरादा कर लिया। वजीर अपनी नाकामी पर जोर कुतार रोता हुआ जंगल से गुजर रहा था। रात काफी हो चुकी थी और वजीर बहुत थक भी गया था। एक दरख्त के पास आराम के इशारे से लेटा ही था कि उसी लम्हे एक रोशनी अपनी जानिब बढ़ती हुई नजर आई। पहले तो वजीर डर गया, मगर फिर एक आवाज ने उसको हौसला दिया, अरे नौजवान, डरो मत, मैं अच्छी परी हूँ। बता तेरे साथ क्या मसला है? तू मुद्दतों का थका हुआ मुसाफिर मालूम होता है, बता मैं तेरी क्या मदद करूँ? वजीर ने अपनी दास्तान कह सुनाई कि उससे जिस मोती की तलाश थी वो कहीं नहीं मिला। अब अच्छी परी वजीर के सामने आ चुकी थी और वो वजीर की बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी। फिर बोली, अफसोस के तूने अकल से काम ना लिया और महज एक मोती की तलाश में महीनों मारा फिरता रहा। वजीर बोला, अच्छी परी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो बोली, भले आदमी, वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तू इसकी ज़ाहिरी शक्ल को तलाश करता रहा। इल्म तो एक ऐसी शय है जैसे हजारों नाम दिए जा सकते हैं। कहीं उसे फलदार दरख्त कहते हैं तो कहीं भी सूरज से तशबीह देते हैं और उसे समंदर भी कहा जाता है, लेकिन उससे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन उससे जेवर बनाने वाली सिफत? वजीर ने हैरत से पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, इल्म की बहुत सारी सिफात है, तुम उस मोती की सूरत को क्यों तलाश करते हो? याद रखो, हर शय की तासीर का ताल्लुक इसके नाम से नहीं बल्कि उसके अंदरूनी खूबियों से होता है। इसी तरह इल्म भी एक नायाब मोती है कि जिससे ये हासिल हो जाए वो उससे ऐसे ही सज जाता है जैसे इंसान जेवर पहनकर सजता है, और उसे कोई चुरा नहीं सकता, बल्कि ये तो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। वजीर बड़े गौर से परी की बात सुन रहा था और बिलाखिर उस बात का कायल हो गया कि वाकया इल्म एक ऐसा मोती है कि जिसके पास हो वो दरअसल दुनिया के सबसे कीमती जेवर का मालिक बन जाता है। वजीर ने परी का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद अच्छी परी वहाँ से गायब हो गई। अब वजीर बहुत खुश था और अपनी कामयाबी के गीत गाता हुआ अपने मुल्क रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर उसने बादशाह को इल्म के मोती के बारे में बताया और समझाया, तो बादशाह भी परी की बात का कायल हो गया कि सिर्फ इल्म ही वो मोती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। प्यारे साथियों, इल्म एक ऐसा मोती है जिसकी चमक दमक जमीन आसमान, फर्श से अर्श तक, और इल्म के इस मोती की रोशनी में ही है इंसान इस कायनात के खालिक के मालिक तक रसाई हासिल करता है।